जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है खासकर बीओ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर जो है तैयारी कर रहे हैं बीओ एग्ज़ाम की। तो ज़रा बीओ एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि बीओ को मिलने वाली सुविधाएँ आखिरकार क्या क्या हैं, बीओ को क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं और उसका वेतन कितना होता है, उसको गाड़ी वगैरह मिलती है नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, वर्कलोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखिए बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिल सके कि आखिरकार आप जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो उसको लेकर के आपको काम क्या करना है। ये मोटिवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है और मेरे हिसाब से इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इस तरीके की भीख मांगनी पड़ती है, क्या करें यार, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो ये सब करना पड़ता है। चलिए, तो अगर हम खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो ये जो पद है इसे हम कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। पहले इसका जो नाम था वो था ABSA। पहले जो इसका नाम था वो था ABSA। BSA आपने सुना होगा, BSA होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, वैसे ही ये होता था ABSA। ABSA का मतलब है असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी, पहले होता था, बट बाद में जो है इसका नाम चेंज करके कर दिया गया BO। और अभी भी अगर आप देखोगे तो BO का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो BSA ही है। BSA होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो कि ज़िले में बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है। बेसिक शिक्षा का मतलब है प्राइमरी और जूनियर के स्कूल। तो प्राइमरी और जूनियर के जितने भी स्कूल होते हैं ज़िले में, उन सबका जो बॉस है ज़िले में वो होता है BSA, पहली बात। और BSA के नीचे जो आपको काम करने के लिए अधिकारी मिलता है वो होता है BEO, ठीक है। BSA काम करता है ज़िले पर और BEO काम करता है ब्लॉक पर, यानी खंड पर। तो खंड में जितने भी स्कूल होंगे, खंड में जितने भी स्कूल होंगे, एक ब्लॉक में जितने भी स्कूल होंगे, और स्कूल कैसे होते हैं ब्लॉक में, तो ब्लॉक में स्कूल होते हैं गांव के आधार पर। नॉर्मली हर एक गांव में आपको एक प्राइमरी स्कूल मिलता है और 2-3 गांव को मिला करके जो है एक आपको माध्यमिक स्कूल भी मिल जाएगा, जिसे जूनियर स्कूल हम कहते हैं। तो एक ब्लॉक में जितने भी स्कूल होंगे, चाहे प्राइमरी के चाहे जूनियर के, उन सब का जो बॉस है वो है BEO, और BEO रिपोर्ट करता है किसको, BSA को, ठीक है। तो ये इसकी हायरार्की है। और अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम भी आता कहाँ से BEO का, तो देखो ध्यान रखना, BEO का जो एग्ज़ाम है ये आता है UPPSC से, ध्यान रखिएगा हमेशा। UPPSC का मतलब है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्ज़ाम आता है। हर साल तो नहीं आता है, 2-4 साल में, 5 साल में एक आध बार आता है। इससे पहले जो है वो 2019 में आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। 2019 वाला एग्ज़ाम 2021 में जा कर के हुआ था। तो अब जो है ये दोबारा आने की संभावना बन रही है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि BO की जो पोस्ट है, जो खंड शिक्षा अधिकारी की पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा पदों के लिए नहीं आती है। आप ये मत सोचना कि 1000, 2000, 3000 पदों के लिए वैकेंसी आएगी, नहीं। BO की जो पोस्ट है ये मैक्सिमम 100 पदों के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। पिछली बार तो 300 पदों के आसपास था, बट इस बार ये कम रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, पूरा का पूरा सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो है इसका, वो एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो एग्ज़ाम के बारे में नहीं है। हमारा वीडियो है वेतन और सुविधाओं को लेकर के, जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों में डिमांड रहती है कि आखिरकार इसकी सैलरी वगैरह क्या होती है, करता क्या है ये, तो वही सारी चीज़ें आज हम जो है जानेंगे। तो देखो, वेतन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो खंड शिक्षा अधिकारी है ये 4800 ग्रेड पे का होता है भाई। इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 है, जैसा कि सब लोग को पता है कि इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 है। और 4800 ग्रेड पे के हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पर जो है सारी की सारी चलती हैं। जैसे चूँकि इसका ग्रेड पे 4800 है और ये ग्रुप B में आता है, ध्यान रखना, ये किस में आएगा, ये ग्रुप B में आएगा। 4800 ग्रेड पे में ये ग्रुप B में आएगा।
और 4800 ग्रेड पे, चूँकि 4800 ग्रेड पे का है तो इसके साथ साथ और भी कुछ जॉब्स हैं जो 4800 ग्रेड पे की होती हैं। जैसे अगर आप देखो तो आरओ की जो पोस्ट है वो भी 4800 ग्रेड पे की है, ठीक है। इसके अलावा जो टीजीटी के टीचर होते हैं इंटर कॉलेज में वो भी 4800 ग्रेड पे के होते हैं। लेकिन बीओ के पास आरओ और टीजीटी के टीचर दोनों से ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक निरीक्षण करता है, इंस्पेक्टर का काम करता है, इंस्पेक्शन करता है, तो एक तरीके से इंस्पेक्टर है, तो इस मामले में इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर होती है। तो चूँकि इसका ग्रेड पे 4800 है तो जो इसकी बेसिक पे बनती है साथियों वो बनती है 47,600, ठीक है, 47,600 इसका बेसिक पे है, ठीक है, मूल वेतन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और मूल वेतन के ऊपर आपको मिलता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। और महंगाई भत्ता जो होता है ये बेसिक पे का 42% तक दिया जाता है। हालांकि अब इसको बढ़ाकर 50% करने की बात आ रही है। तो 47,600 से जब इसका 42% निकालोगे तो लमसम जो निकल के आएगा वो आएगा 19,992, जिसे हम लमसम जो है 20,000 के आसपास मान लेते हैं। तो इसका बेसिक पे है 47,600। इसके अलावा डीए मिलेगा इसको 42%, जो लगभग 20,000 होगा। एग्जैक्ट डेटा जब आप निकालोगे तो वो आएगा 19,992, केवल 20,000 से 8 रुपये कम। तो चलिए लमसम 20,000 में इसको ले लेते हैं। और फिर जो है इसको मिलता है एचआरए। एचआरए क्या होता है? एचआरए होता है साथियों हाउस रेंट अलाउंस। तो जहाँ कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी उस पोस्टिंग के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। अच्छा, एचआरए किस तरीके से मिलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एचआरए जो मिलता है ये सिटी के हिसाब से मिलता है। जैसे अगर आप ए क्लास सिटी में हो, मान लो ए क्लास सिटी यानी बहुत ही बढ़िया शहर जैसे लखनऊ हो गया। अब लखनऊ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, लखनऊ ज़िले में आपकी पोस्टिंग होती है, तो फिर आपको ए क्लास सिटी का एचआरए मिलेगा। ए क्लास सिटी का एचआरए होता है 5620 रुपये, ठीक है। लेकिन मान लो आपकी पोस्टिंग जो है किसी बी क्लास शहर में होगी, किसी छोटे शहर में होगी, मान लो मुरादाबाद में हो गई या बरेली में हो गई, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एचआरए 2810 रुपये। और मान लो आपकी किसी रूरल एरिया में हो गई है या सी क्लास सिटी में हो गई, जैसे मेरा शहर है सी क्लास सिटी में आता है, कासगंज छोटा सा है, तो यहाँ पर जो है आपको एचआरए मिलेगा 1870 रुपये। तो ये अलग अलग सिटी के हिसाब से एचआरए अलग अलग होता है। कुल मिला के ये आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, ये आपको पैसा देती है सरकार, क्योंकि आप कहीं जब काम करोगे तो अपनी फैमिली के साथ रहोगे आप या अकेले भी रहोगे, तो रहने का किराया जो है सरकार आपको देती है, ठीक है। एक स्थिति और ध्यान रखना, अगर आपको सरकार ने कोई घर अलॉट कर दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे फ्लैट जो है सरकार के पास होते हैं, तो अगर आपको रहने के लिए सरकार ने आवास अलॉट कर दिया, क्योंकि बहुत बार आवास सरकारी मिल जाता है, ठीक है, तो अगर आपको सरकार ने रहने के लिए आवास अलॉट कर दिया तो फिर आपको एचआरए प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि फिर जो सरकार ने आपको रहने के लिए दे दिया तो फिर आपको पैसा क्यों दे सरकार, तो फिर ऐसे में फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये एचआरए होता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ लें आपस में तो लमसम जो सैलरी जो आपकी निकल के आएगी, जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी आपकी, वो निकल के आएगी आपकी करीब करीब 69,500 से लेकर के ये निकल के आएगी 73,200 तक, यानी लगभग 69,500 से लेकर 73,200 रुपये तक आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। लेकिन ये सैलरी आपको मिलेगी नहीं, ये ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी का मतलब हो गया कि इतना पैसा आपको मिलना चाहिए लेकिन ये मिलेगा नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें कटता है साथियों, आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कटती हैं दो चीज़ें, एनपीएस और अब जो है सरकार एक नई स्कीम ले आई है जिसे हम कहते हैं यूपीएस। एनपीएस क्या है? एनपीएस को कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, और अब चूँकि लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे तो सरकार ने इसको मॉडिफाइड कर दिया है, तो अब ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो एनपीएस या यूपीएस भी इसमें कटता है। ये कितना होता है? ये दोनों में ही साथियों 10% होता है, ध्यान रखना, आपकी सैलरी का 10%। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जितना भी आपका ग्रॉस मतलब जितना भी आपका बेसिक पे और जो डीए होगा, एनपीएस में क्या होगा, आपका बेसिक पे प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे का 10% आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से आप देख लो बेसिक पे और डीए कितना है, तो देखो बेसिक पे है आपका 47,600 और डीए है आपका करीब करीब 20,000, ठीक है। तो बेसिक पे और डीए का 10% काट लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही सेम जो है यूपीएस में भी होगा, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इसमें भी बेसिक पे और
DA का 10% काट लिया जाएगा। लेकिन इन दोनों में देखिए अंतर अब ये है कि NPS में क्या होगा, 10% तो आप दोगे, अपनी सैलरी से दोगे, ठीक बात है। इसके अलावा 14% देगी इसमें सरकार, ठीक है। और UPS में क्या होगा कि UPS अगर आप लेते हो तो फिर आपको इसमें 18.5% देगी सरकार। तो अब चूंकि ऑब्वियस बात है कि 4.5% ये ज़्यादा है UPS, तो लोग ऑब्वियस बात है UPS ही चूज़ करेंगे। तो जब आप UPS चुनोगे तो क्या होगा, आप अपनी सैलरी का 10% जो है आप दोगे और 18% आपकी सैलरी का 18.5% सरकार देगी। और यही सारा का सारा जो पैसा होगा जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपको पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपकी पेंशन प्रारंभ हो जाएगी और जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, जितना भी, ठीक है, मान लो आपने 30 साल नौकरी करी, 35 साल नौकरी करी, तो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे का 60% तो आपको सरकार जो है कैश दे देगी, ठीक है, और 40% उस पैसे का आपको मिलने लगेगी पेंशन, उसी पैसे से जो आपने जमा किया है। तो ये आपको यहाँ पेंशन भी मिलेगी। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई रिटायरमेंट के बाद की। तो ये इतना जो है, यानी अगर हम NPS को भी हटा दें तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है। जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी, तो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी करीब करीब 62,700 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ग्रुप C सिटी में हो तो, और आप ग्रुप A सिटी तक जाओगे तो ये आपकी 66,450 रुपीज़ तक आपको ये मिलेगी। तो इतनी आपको जो है नेट सैलरी आपको मिलेगी, इन हैंड सैलरी जिसे हम कहते हैं। तो 62,700 से लेकर के 66,000, 450 रुपया या 66,500 तक आपको ये जो है इतना आपको मिलेगा आपकी इन हैंड सैलरी, जो आपके अकाउंट में आएगी 1 तारीख को, ठीक है। ये तो हुआ। और ये वेतन देखिए बहुत हैंडसम है, ये वेतन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा और अगर हम देखें कि क्या क्या इनको सुविधाएं मिलती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको आवास भी रहने को मिल जाता है, अगर उपलब्ध है तो मिलेगा, और आवास उपलब्ध नहीं है तो फिर भैया आपको HRA मिलेगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो अन्य, जैसे मैंने बताया कि इसके ग्रेड पे के बराबर तो RO भी है, इसके ग्रेड के बराबर जो है TGT भी है, लेकिन इनको ये सुविधा नहीं मिलती। वो सुविधा क्या है, वो सुविधा है गाड़ी की। ध्यान रखना, इसमें आपको प्रॉपर एक सरकारी गाड़ी मिलेगी, आपको प्रॉपर एक गाड़ी दी जाएगी सरकारी। आप अधिकारी वाली फील करोगे, आपको गाड़ी मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, और गाड़ी के लिए आपको डीजल या पेट्रोल भी मिलेगा। जैसी गाड़ी है मान लो, है ना, तो आपको महीने के महीने डीजल भी मिलेगा, 60 लीटर डीजल, 70 लीटर डीजल, मतलब जैसे भी हो, 200 लीटर जैसे भी हिसाब बने, तो 100-200 लीटर आपको डीजल भी मिलेगा गाड़ी में चलने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें देखिए, ना तो RO में आपको मिलेंगी, RO में कोई गाड़ी नहीं मिलती, ध्यान रखना, ना ही TGT में मिलेंगी, जबकि इन दोनों का ग्रेड पे जो है BO के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद आपको गाड़ी इसमें मिलती है, इसमें नहीं मिलती। अच्छा, अब यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि क्या गाड़ी मिलने से भौकाल टाइट होता है, क्या मौज आ जाती है? तो देखो, वास्तविक बात यह है कि गाड़ी मिलना एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि वो सभी नौकरियां जिनमें सरकार आपको गाड़ी देती है, कार देती है, वो नौकरियां होती हैं 24/7 की। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इसमें आपको 24 घंटे गुणा 7 दिन काम करना पड़ेगा। कहीं भी कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर आपको फिर गाड़ी दी ही इसीलिए है कि वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मिलती हैं, इस तरीके से जो है काम करती हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, किस तरीके से ये जो है इतनी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, आवास भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी। और अब थोड़ा सा जो है एक चीज़ जो सबके दिमाग में रहती है वो भी आप जान लो, वो है क्या, वो है ये कि ये जो BO होता है, इसका जो मेन काम है ये जांच का है, ठीक है। तो जांच करता है, ये किसकी जांच करता है? स्कूल की जांच करता है साहब, जितने भी प्राइमरी और जूनियर के स्कूल होंगे उनकी जांच करता है, ठीक है। अगर आप जो है प्राइमरी में या जूनियर में आप टीचर हैं तो फिर आप छुट्टी लेने किसके पास जाओगे? आप छुट्टी लेने BO के पास जाओगे। तो बहुत मतलब इसके पास पावर रहती है। या मान लीजिए कोई टीचर है, उस टीचर के खिलाफ कोई ऐसा केस आ गया, कोई अनुशासनहीनता गया, कुछ भी ऐसा केस आ गया, तो उसकी जांच भी कौन करेगा? BO करेगा। तो इस माध्यम से ये लोग रुपया भी कमा लेते हैं। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा होता है, ये हमारे जो सिस्टम की सच्चाई है। तो चूँकि जांच वगैरह आती है तो फिर ऐसे में ये लोग रुपया भी कमा लेते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो ठीक ठाक कमाई मतलब इससे भी हो जाती है, मतलब बढ़िया है, कुल मिला के रुतबे की जॉब है। तो काफ़ी अच्छा खासा जो है सुविधा मिलती है BO को, ठीक है।
अच्छा, अब इसकी वैकेंसी कब आने वाली है बीओ की? तो देखिए बीओ की वैकेंसी जो है 2024 के लास्ट तक में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी तक तो मुझे इसकी कोई संभावना लग नहीं रही। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आ जाती जुलाई अगस्त तक, लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं कि पेपर आउट हो गया आरओ का, और फिर पीसीएस भी आगे बढ़ गया, तो इस वजह से ये आगे बढ़ गई। दूसरी बात ये भी है कि अभी ना आए वही अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है मुश्किल से 38 से 40 पदों पर अध्याचन पहुँचा है लोक सेवा आयोग के पास। तो 40 पदों पर वैकेंसी आएगी तो तुम क्या ही कर लोगे, फिर तो बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा, बहुत तगड़ा। तो फिर ऐसे में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करिए 100-200 तक वैकेंसी हो जाए तो कम से कम आपको एक मौका तो मिले एग्ज़ाम देने का, आप सफलता के चांस भी थोड़ा सा बढ़ जाएंगे आपके। तो कुल मिला के ये सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त करता है बीओ। और अब हम थोड़ा अपनी बात कर लेते हैं कि हमने इसके लिए जो है बैच भी स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं, हमने इसके लिए प्रॉपर बैच स्टार्ट कर दिया है। नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर हमने पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। और भी कोई किसी का सवाल हो या आपको लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ मैं बताना भूल गया, क्योंकि मैंने केवल यहाँ पर रुपये पैसे के बारे में ही बेसिकली बात की है, बाकी काम तो और भी करता है बहुत सारे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए तो कमेंट करिए, या इसके बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।